जय हिंद बच्चों। एमजीसीआई के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। बच्चों, हमारे चैप्टर विलियन में अभी तक 4 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये है विलियन लेक्चर नंबर 5। अगर हम लास्ट लेक्चर की बात करें तो लास्ट लेक्चर में हमने जो मोलरता है वो कंप्लीट कर लिया था। मोलरता की पहले परिभाषा देखी थी, फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखे थे। तो ये है आपका विलियन लेक्चर नंबर 5 और इस वीडियो लेक्चर में हम जो नॉर्मलता है उसे कंप्लीट करेंगे। ये है भाई विलियन विलियन लेक्चर नंबर 5। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे नॉर्मलता को बोलते हैं नॉर्मेलिटी। देखिए क्या बोलते हैं, नॉर्मलता, नॉर्मेलिटी। अब क्वेश्चन ये आता है कि नॉर्मलता क्या है, किस तरह से नॉर्मलता को परिभाषित करते हैं, इसका सूत्र क्या होगा। तो ये सारी चीज़ों के जो जवाब हैं ये हमें इसकी इकाई से मिलेंगे। तो अगर हम बात करें नॉर्मलता की, तो नॉर्मलता की जो इकाई है ये होती है भाई ग्राम तुल्यांकी, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। इसको शॉर्टकट में हम ऐसे लिखते हैं ग्राम तुल्यांकी, ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम तुल्यांकी बटे लीटर। या फिर इसी को आप लिख सकते हो नॉर्मल। देखो क्या लिख सकते हो, नॉर्मल, और नॉर्मल को हम लिखते हैं कैपिटल एन से। जो नॉर्मलता है इसका मात्रक क्या होता है, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर या फिर नॉर्मल। अब मैंने आपको बता रखा है कि ऊपर जो भी लिखा जाता है ये विलय के लिए होता है और नीचे जो भी लिखा जाता है विलियन के लिए होता है। ऊपर जो भी लिखा है किसके लिए, विलय के लिए, और नीचे जो भी लिखा है किसके लिए, विलियन के लिए। तो सर आप ये कहना चाहते हो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा विलय, विलय के ग्राम तुल्यांकों, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या। देखिए ऊपर क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और नीचे हो जाएगा आपका विलियन, विलियन का आयतन। क्योंकि प्रति लीटर लिखा है तो विलियन का जो आयतन है ये हम लेंगे 1 लीटर या फिर 1000 ml। क्लियर है। अब इस तरह की चीज़ें मैंने आपको बताई हैं और इससे हम परिभाषा बना सकते हैं। तो आप सभी लोग मन में परिभाषा बनाएंगे, सोचो क्या होगी परिभाषा। चलिए देखिएगा ना, मैं बोल रहा हूँ परिभाषा क्या होगी। परिभाषा होगी 1 लीटर विलियन में उपस्थित, सुनिएगा, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। फिर से सुनना, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को क्या कहते हैं, नॉर्मलता। क्लियर। मतलब 1 लीटर का विलियन है, उस 1 लीटर के विलियन में विलय के कितने ग्राम तुल्यांकी हैं उसको हम बोलते हैं नॉर्मलता। बहुत से बच्चों के मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि सर ग्राम तुल्यांकी क्या है। तो ग्राम तुल्यांकी क्या है, कैसे ज्ञात करते हैं, ये हम थोड़ी देर में समझेंगे। अभी तो आप ये समझें कि 1 लीटर विलियन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 1 लीटर का विलियन है, तो 1 लीटर विलियन में, 1 लीटर विलियन में यदि 1 ग्राम तुल्यांकी, 1 लीटर विलियन में 1 ग्राम तुल्यांकी है तो नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 1 नॉर्मल। देखो नॉर्मलता कितनी होगी, 1 नॉर्मल। अगर 1 लीटर का विलियन है, 1 लीटर का विलियन है और 1 लीटर के विलियन में यदि 2 ग्राम तुल्यांकी हैं विलय के, ठीक है, नॉर्मलता कितनी हो जाएगी, 2 नॉर्मल। देखो अगर इस तरह से लिखा 1 नॉर्मल, तो 1 नॉर्मल का मतलब होता है 1 लीटर विलियन में विलय का 1 ग्राम तुल्यांकी उपस्थित है। ग्राम तुल्यांकी क्या है, फॉर्मूला क्या है, थोड़ी देर में आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 लीटर विलियन में विलय का 1 ग्राम तुल्यांकी उपस्थित है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1 लीटर विलियन में विलय के 2 ग्राम तुल्यांकी उपस्थित है। क्लियर है। तो अभी हमने केवल परिभाषा देखी है,
तो हम परिभाषा लिखेंगे पहले नॉर्मलता की। चलिए परिभाषा लिखेंगे। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, नॉर्मलता की परिभाषा हो जाएगी 1 लीटर, 1 लीटर विलियन, 1 लीटर विलियन में उपस्थित उपस्थित विलय के, विलय विलय के ग्राम तुल्यांकों, विलय के ग्राम तुल्यांकों की, 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को नॉर्मलता, संख्या को नॉर्मलता कहते हैं। इसे से कैपिटल एन द्वारा, से कैपिटल एन द्वारा दर्शाया जाता है, से कैपिटल एन द्वारा दर्शाया जाता है, एवं इसका मात्रक, एवं का मात्रक क्या हो जाएगा बेटा, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर, या पल क्या लिख सकते हैं, नॉर्मल, नॉर्मल होता। ये तो नॉर्मलता की परिभाषा होगी। अगर हमें नॉर्मलता का सूत्र लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, तो फॉर्मूला क्या होगा देखिएगा। नॉर्मलता का फॉर्मूला होगा भाई, नॉर्मलता बराबर, ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा विलय के, विलय के ग्राम तुल्यांकों, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, और नीचे क्या आ जाएगा, नीचे आ जाएगा आपका विलियन, विलियन का आयतन। पर ये जो आयतन है किसमें लेना है बेटा, लीटर में। देखिए ये नॉर्मलता का सूत्र है, नॉर्मलता बराबर होता है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलियन का आयतन। ये चीज क्लियर। अब आप सभी के मन में क्वेश्चन होगा कि सर ग्राम तुल्यांकी क्या होते हैं, क्योंकि नॉर्मलता में ये चीज मेन है भाई। जब नॉर्मलता निकालनी है तो ऊपर क्या रखना पड़ेगा, विलय के ग्राम तुल्यांकी रखने पड़ेंगे, और नीचे क्या रखना पड़ेगा, विलियन का आयतन। तो अब हम समझेंगे कि जो ग्राम तुल्यांकी क्या होते हैं। क्लियर है। अब आप सभी लोग हेडिंग लिखाएंगे, ग्राम तुल्यांकी, या सिंपल क्या बोलते हैं, तुल्यांकी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं ग्राम इक्विवेलेंट, ग्राम इक्विवेलेंट, या फिर सिंपल इसको क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट। चलिए अब ये क्या होता है इसको समझेंगे। देखिए बच्चा, हमने पढ़ा है कि मोल की बात करें अगर हम, तो मोल जो है का सूत्र क्या होता है, भार बटे अणु भार। देखो ये हमने पढ़ा है, मोल बराबर क्या होता है, भार बटे अणु भार। अगर हम ग्राम तुल्यांकी की बात करें, तो जो ग्राम तुल्यांकी है, ग्राम तुल्यांकी ये बराबर होता है
भार बटे तुल्यांकी भार के। देखो भार को हम लिखते हैं W से, तुल्यांकी भार को लिखते हैं E से। तो ग्राम तुल्यांकी बराबर क्या होता है? ग्राम तुल्यांकी बराबर होता है भार बटे तुल्यांकी भार। एक इसका फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है ग्राम तुल्यांकी। मतलब अगर हमें ग्राम तुल्यांकी ज्ञात करने हैं तो ग्राम तुल्यांकी ज्ञात करने के लिए भार को किससे भाग लगाएंगे? तुल्यांकी भार से। तो भार तो क्वेश्चन में दिया होता है, भार क्वेश्चन में दिया होता है। अब इसमें एक नई चीज आ गई है, तुल्यांकी भार। तुल्यांकी भार क्या होता है समझे। देखिए तुल्यांकी भार जो है, तुल्यांकी भार बराबर होता है तुल्यांकी भार बराबर, ये होता है आपका अणुभार, जो कि हम निकाल लेंगे, बटे में संयोजी कारक। ठीक है, तुल्यांकी भार बराबर क्या होता है? अणुभार बटे में संयोजी कारक। अणुभार को तो हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एम से। संयोजी कारक को हम लिखते हैं एन एफ से। नई नई चीजें आ रही हैं अब सामने, तो याद रखनी पड़ेंगी, फॉर्मूले याद रखने पड़ेंगे। देखिए ग्राम तुल्यांकी का सूत्र होता है भार बटे तुल्यांकी भार, W बटे ई। और यहाँ पे एक नई चीज आई है तुल्यांकी भार, तो तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटे संयोजी कारक। तो अणुभार तो हम निकाल लेते हैं भाई, ये हमने सीखा इसी चैप्टर में। और इसमें एक नई चीज आ गई है संयोजी कारक। अब संयोजी कारक अलग अलग चीजों का अलग अलग तरीके से निकलता है। अम्ल का अलग होता है, क्षार का अलग होता है, लवण का अलग होता है, आयन का अलग होता है। तो संयोजी कारक कैसे ज्ञात करते हैं ये थोड़ी देर में मैं बताऊंगा। पहले तो आप ये समझे, मैं तुल्यांकी भार के स्थान पे अणुभार बटे संयोजी कारक लिख रहा हूं, देखिएगा ना। इसमें क्या बनेगा? तो ग्राम तुल्यांकी बराबर ग्राम तुल्यांकी बराबर, देखिए ऊपर तो क्या कर दिया मैंने, भारी है, और अब मैं तुल्यांकी भार के स्थान पे ये रख रहा हूं, तो क्या हो जाएगा? अणुभार, और इसके बटे में क्या आ जाएगा? संयोजी कारक। इसको अगर हम आगे सॉल्व करें, देखिएगा भाई, तो आगे सॉल्व कर रहे हैं तो ग्राम तुल्यांकी बराबर, देखिए बटे के बटे में रहता तो ऊपर चले आएगा, तो इसको कैसे लिख सकता हूँ? भार बटे में अणुभार, और इनटू में रहेगा आपके पास संयोजी कारक, क्योंकि बटे के बटे में कहाँ चले जाएगा? ऊपर। तो यहाँ से हमारे पास ग्राम तुल्यांकी जो है, ग्राम तुल्यांकी या सिर्फ सिंपल तुल्यांकी, तो ग्राम तुल्यांकी का सूत्र हो जाएगा, देखो भार बटे अणुभार मोल होता है, ये लिख दिया मोल गुणित संयोजी कारक। देखो तो यदि हमें ग्राम तुल्यांकी निकालने हैं, तो ग्राम तुल्यांकी निकालने के लिए है हम मोल में किसका गुणा करते हैं? संयोजी कारक का। मोल कैसे ज्ञात करते हैं ये तो हमें पता है भाई, मोल हमने सीखा ना बेसिक में, मोल कैसे निकालते हैं। मोल निकालना है तो भार को किससे भाग लगाओ? अणुभार से। तो जब मोल में हम संयोजी कारक का गुणा करेंगे, हमें क्या मिल जाएंगे? ग्राम तुल्यांकी। अब आपको क्या क्या रखना है, बोर्ड पे तो कई सारी चीजें लिखी, देखो मोल का सूत्र भार बटे अणुभार, ये फिक्स है। ग्राम तुल्यांकी का आपके पास दो सूत्र हैं। पहला सूत्र है भार बटे तुल्यांकी भार, ठीक है। पहला सूत्र क्या है? भार बटे तुल्यांकी भार, ये याद रखेंगे। फिर तुल्यांकी भार का सूत्र याद रखेंगे। तुल्यांकी भार होता है अणुभार बटे संयोजी कारक, संयोजी कारक अभी पढ़ेंगे अपन। फिर एक ये सूत्र याद रखना, ग्राम तुल्यांकी बराबर मोल गुणित संयोजी कारक। अगर मुझे ग्राम तुल्यांकी निकालने हैं तो मैं मोल का गुणा करूंगा संयोजी कारक में, या फिर मैं भार को भाग लगा सकता हूँ तुल्यांकी भार से। दो फॉर्मूले हैं मेरे पास, तो तीन चीज याद रखनी है। ग्राम तुल्यांकी के दो सूत्र, भार बटे तुल्यांकी भार, और एक होता है मोल गुणित संयोजी कारक। और जो तुल्यांकी भार है इसका सूत्र होता है अणुभार बटे संयोजी कारक। क्लियर है? ये फॉर्मूले बेटा याद ही रखने पड़ेंगे, ऐसा कोई ट्रिक वगैरह नहीं है, ये ट्रिक बता दी याद हो गया नहीं, फॉर्मूला डायरेक्ट रटने पड़ेंगे। क्लियर है? तो अब देखो हमारे पास एक नई चीज सामने है, वो है संयोजी कारक। क्योंकि मोल तो हम निकालना सीख चुके हैं, मोल कैसे याद करते हैं। अगर हमने संयोजी कारक पढ़ लिया तो मोल हमें निकालते आते हैं, संयोजी कारक पढ़ चुके हैं तो ग्राम तुल्यांकी आ जाएंगे। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे भाई संयोजी कारक के संयोजी कारक क्या है, कैसे इसको ज्ञात करते हैं। तो आप सभी लोग हेडिंग लगाएंगे संयोजी कारक।
संयोजी कारक, वैलेंसी वैलेंसी फैक्टर बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वैलेंसी फैक्टर संयोजी कारक लिखते किससे, NF से। तो यहाँ पे हमें चार चीज़ों के लिए संयोजी कारक पढ़ना है। पहला हम पढ़ रहे हैं धन आयन, धन आयन व ऋण आयन, धन आयन व ऋण आयन का संयोजी, धनायन व ऋणायन का संयोजी कारक। देखिए धनायन बोले तो प्लस और ऋणायन बोले तो माइनस। अब इनका संयोजी कारक कैसे ज्ञात करते हैं ये हमें सीख। तो जो धनायन और ऋणायन इनका संयोजी कारक जो है NF के बराबर होता है कुल धन आवेश का परिमाण या फिर कुल ऋण आवेश का परिमाण। परिमाण का मतलब होता है बेटा ऐसी दो डंडी, जब हम दो डंडी बना देते हैं उसको बोलते हैं मैग्नीट्यूड परिमाण। परिमाण में हमें चिन्ह से मतलब नहीं होता, प्लस माइनस से मतलब नहीं है, केवल वैल्यू से मतलब है। जैसे अगर -2 है तो -2 का मैग्नीट्यूड परिमाण क्या होगा, 2 होगा। अगर +2 है तो +2 का परिमाण भी मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, 2 होगा। तो अगर मैं परिमाण बोल रहा हूँ तो परिमाण में हमें प्लस माइनस से मतलब नहीं है। तो धनायन व ऋणायन का जो संयोजी कारक है ये बराबर होगा, ठीक है, धन आवेश के या फिर ऋण आवेश के परिमाण के। या सिंपल इसको आप लिख सकते हो, सही तरीका जो है धन आवेश के आवेश लिख लो ताकि वो ज़्यादा सही रहेगा। बराबर हो जाएगा धन आवेश, सिंपल एक ही लाइन में इसको खत्म करते हैं। जो धनायन और ऋणायन है इनका जो संयोजी कारक है ये बराबर होता है आवेश के परिमाण के। देखो इसके बराबर होता है आवेश के परिमाण के, मतलब जितना इन पे आवेश होगा उतना इनका क्या हो जाएगा, संयोजी कारक हो जाएगा। और उसमें प्लस माइनस नहीं लेना, केवल मान लेना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। इधर मैं लिख रहा हूँ आयन और इधर लिख रहा हूँ मैं संयोजी कारक, ठीक है। मान लीजिए भाई मैंने लिखा Na+, इस पे कितना है, इसे +1 है, +1 का 1 लो, उसी को बोलते हैं मैग्नीट्यूड परिमाण। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे Mg2+ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। Al3+ कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। Al- कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। प्लस माइनस नहीं लेना है, जैसे SO4 2- कितना हो जाएगा भाई, 2 हो जाएगा। तो पहला क्लियर है क्या, सिंपल सा है। तो धनायन व ऋणायन का जो संयोजी कारक है इन पर उपस्थित आवेश के परिमाण के बराबर होता है। जितना आवेश होगा इनका उतना ही क्या हो जाएगा, कारक। ठीक है भाई, चले आगे। तो ये पहला हमने पढ़ लिया। सेकंड देखिए, सेकंड है अम्ल का संयोजी कारक। अम्ल का संयोजी कारक, अम्ल का जो संयोजी कारक है ये बराबर होता है अम्ल की कारकता के, और इसको बोलते हैं इंग्लिश में बेसिसिटी, 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 ठीक है, आई भी आएगा, बेसिसिटी ऑफ एसिड के। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बेसिसिटी ऑफ एसिड, अम्ल की क्षारकता के बराबर। क्षारकता का क्या मतलब हो समझो, क्षारकता का मतलब है H+ आयन, H+ आयन की संख्या। देखो जो अम्ल है वो H+ देता है, छोटी क्लास में बताया जाता है। तो अम्ल की क्षारकता का मतलब होता है H+ आयन की संख्या। जितने H+ आयन मिलेंगे उतनी क्षारकता होगी,
और उतना ही क्या हो जाएगा संयोजी कारक। तो अम्ल का जो संयोजी कारक है वो किसके बराबर होता है, अम्ल की क्षारकता के बराबर होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड के बराबर होता है, और क्षारकता का मतलब होता है H प्लस आयन की संख्या। फॉर एग्जाम्पल इधर भाई मैंने लिख दिया अम्ल और इधर मैं लिख रहा हूँ उसका संयोजी कारक। ठीक है, मैंने लिखा HCl। HCl जो है में एक H है, तो जितने H है उतने H प्लस मिलेंगे। जेल में एक H है तो कितना H प्लस मिलेगा, एक मिलेगा। तो इसका जो संयोजी कारक है वो कितना हो जाएगा, एक। मतलब HCl की क्षारकता कितनी, एक है। जैसे H2SO4, H2SO4 में दो H है, दो H प्लस मिलेंगे, क्षारकता कितनी हो जाएगी, दो। फिर नेक्स्ट देखिएगा H3PO4, तीन H है तो इसमें H प्लस तीन मिलेंगे, मतलब क्षारकता कितनी हो जाएगी, तीन। ये चीज क्लियर। अब देखिए HCl जो है इसकी क्षारकता एक है तो इसको हम बोलते हैं एक क्षारीय अम्ल। क्या बोलते हैं, एक क्षारीय अम्ल को बोलते हैं द्विक्षारीय अम्ल। तो बोलेंगे बेटा त्रिक्षारीय अम्ल। और इनको इंग्लिश में क्या बोलते हैं वो भी याद रखना, क्योंकि कभी कभी वो आ जाएगा। इसको बोलेंगे मोनो बेसिक एसिड, को बोलेंगे डाई बेसिक एसिड, को बोलेंगे ट्राई बेसिक एसिड। क्लियर है। HCl जो है इसका संयोजी कारक क्षारकता है, इसको बोलते हैं एक क्षारीय अम्ल। H2SO4 को बोलते हैं द्विक्षारीय अम्ल। H3PO4 को बोलते हैं त्रिक्षारीय अम्ल। तो अगर प्रश्न में लिखा है द्विक्षारीय अम्ल तो हम समझ जाएंगे संयोजी कारक कितना लेना है, दो। अगर त्रिक्षारीय अम्ल लिखा मतलब संयोजी कारक कितना लेना है, तीन। ठीक है। अब HNO3 बताओ संयोजी कारक कितना, एक H है तो एक H प्लस मिलेगा। क्लियर है बच्चा। ठीक है। अब एक याद रखेंगे अलग से। ठीक है, IMP करके लिख रहा हूं मैं H3PO3। अब इसमें मैं ऑफलाइन में जब बच्चों से पूछता हूँ तो आंसर तीन देते हैं, पर ये आप अलग से याद रखेंगे बेटा, इसमें जो आंसर है ये आता है हमारे पास दो। आंसर कितना आता है, दो आता है। याद रखना, ज़्यादा दिमाग मत लगाना। रीज़न है दे भी सकते पर उसका कोई यूज़ नहीं है कि भाई तुमसे रीज़न पूछ लिया ऐसा क्यों, तो इसलिए नहीं बताते। देखो H3PO4 आया, H3PO4 का संयोजी कारक तीन लेना है। लेकिन अगर H3PO3 आया तो फिर संयोजी कारक कितना लेंगे, दो लेंगे। क्लियर है। मतलब H3PO3 जो है ये क्या आपका, ये द्विक्षारीय अम्ल, और H3PO4 जो ये है त्रिक्षारीय अम्ल। क्लियर है कहानी, फिर से समझ लो। जो अम्ल का संयोजी कारक है ये अम्ल की क्षारकता के बराबर होता है, बेसिसिटी ऑफ एसिड के बराबर होता है। क्षारकता का मतलब होता है H प्लस आयन की संख्या। HCl एक H है तो एक H प्लस मिलेगा, तो में जो क्षारकता वो एक होगी, इसलिए बोलते हैं एक क्षारीय अम्ल मोनो बेसिक एसिड। H2SO4 दो होगा तो द्विक्षारीय अम्ल डाई बेसिक एसिड। H3PO4 तीन होगा त्रिक्षारीय अम्ल ट्राई बेसिक एसिड। और ये दो भी याद रखना है। क्लियर है कहानी। चलें आगे। तो ये अम्ल हो गया, अब हम चलेंगे क्षार पे। थर्ड है हमारे पास क्षार का संयोजी, क्षार का संयोजी कारक। तो क्षार का जो संयोजी कारक है ये बराबर होता है क्षार की अम्लीयता के। क्या रहता है, क्षार की अम्लीयता के। इंग्लिश में हो जाएगा एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ बेस के बराबर होगा, एसिडिटी ऑफ बेस के। और क्षार से मिलता है OH माइनस। क्षार से क्या मिलता है, OH माइनस। ये बराबर हो जाएगा OH माइनस आयन की संख्या। ठीक है, तो अम्लीयता का मतलब क्या होगा, OH माइनस आयन की संख्या। और इसमें उदाहरण देखिएगा भाई, इधर लिख रहे हैं क्षार और इधर लिख रहे हैं उसका संयोजी कारक।
पहला हमने लिखा NaOH, एक OH है, एक OH माइनस मिलेगा, तो इसकी जो अम्लीयता है वो कितनी हो जाएगी, एक। ठीक है, ये CaOH होल ट्वाइस, दो OH हैं तो दो OH माइनस मिलेंगे, दो हो जाएगी अम्लीयता, AlOH होल थ्राइस, ये जाएगी भाई तीन हो जाएगी। देखो चूंकि NaOH जो है ये अम्लीयता एक है, तो इसलिए इसको हम बोलते हैं एक अम्लीय क्षार। क्या बोलते हैं, एक अम्लीय, एक अम्लीय क्षार। और ये आपका इंग्लिश में हो जाएगा बेटा मोनो एसिडिक बेस। नीचे वाले को क्या बोलोगे, नीचे वाले को बोलेंगे द्वि अम्लीय क्षार, द्वि अम्लीय क्षार हो जाएगा आपका डाई एसिडिक बेस। और ये क्या हो जाएगा, त्रि अम्लीय क्षार को बोलेंगे ट्राई एसिडिक बेस। अगर प्रश्न में लिखा है एक अम्लीय क्षार है मतलब संयोजी कारक एक लेना है, त्रिअम्लीय क्षार है मतलब संयोजी कारक दो लेना है, त्रिअम्लीय क्षार है मतलब संयोजी कारक कितना लेना है, तीन लेना है। क्लियर है कहानी। तो ये हो गया आपका क्षार का संयोजी कारक। अब फोर्थ है हमारे पास लवण का संयोजी, लवण का संयोजी कारक। तो लवण का जो संयोजी कारक है ये बराबर होता है, बराबर होता है कुल धन आवेश, कुल धनावेश का परिमाण या फिर कुल ऋण आवेश का परिमाण। देखो लवण का जो संयोजी कारक है ये बराबर किसका होता है, कुल धनावेश का परिमाण या फिर कुल ऋणावेश का परिमाण। ये क्या चीज है मैं समझाता हूँ आपको, पहले आप ये समझे कि लवण बनता कैसे। देखिए जब अम्ल की क्रिया, अम्ल की क्रिया किससे होती है, क्षार से। जब अम्ल की क्रिया क्षार से होती है तो हमें मिलता है लवण, साथ में हमें मिलता है जल। तो अम्ल की क्रिया जब क्षार से होगी तो बनेगा लवण और साथ में जल। इसका बहुत ही फेमस एग्जाम्पल एक रिएक्शन है कि अम्ल में हमने ले लिया HCl और क्षार में हमने ले लिया NaOH। ये दोनों क्रिया करके बनाते हैं NaCl प्लस H2O। ये आपका क्या बना है, ये आपका बना है लवण, ये सॉल्ट बना है। सॉल्ट में हम समझते हैं कि भाई NaCl, हमें यही बल्ले पड़ता, सॉल्ट मतलब NaCl। अरे कुछ भी हो सकता है सॉल्ट, कुछ भी हो सकता है, पर वो बनना कैसे चाहिए, वो अम्ल और क्षार की क्रिया से बनना चाहिए। अब मैं आपके सामने कई सारे सॉल्ट लिखूंगा, देखिएगा है ना। इधर मैं लिख रहा हूं लवण और इधर हम इसका लिखेंगे कारक। पहला लिखा मैंने NaCl, दूसरा MgCl2, फिर AlCl3, फिर एक लिख दिया मैंने Na2SO4, एक लिख दिया Al2SO4 होल थ्राइस। अब देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पे जो लवण दिए हैं उनमें आवेश बांटते आना चाहिए। जो सॉल्ट हमें दिए, जो लवण हमें दिए, उन पे आवेश बांटते आना चाहिए। आवेश कैसे बांटते हो समझो। ठीक है, सोडियम के पेड़ पे कितना लिखा है एक, और Cl के पेड़ पे भी कितना लिखा है एक। तो जो पेड़ पे लिखा है वो अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, पेड़ पे लिखा हुआ अपोजिट डायरेक्शन में जाएगा। पहले वाले को प्लस देना है, दूसरे वाले को माइनस देना। फिर से सुनो, Na के पेड़ पे एक लिखा हुआ ना, कुछ नहीं लिखा मतलब एक मानेंगे। Cl के पेड़ पे भी कितना लिखा हुआ, एक लिखा हुआ। तो पेड़ पे लिखा हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा, पहले वाले को प्लस दूसरे वाले को माइनस। तो देखिए इसके पैर पे एक, इसके पैर पे भी एक, तो यहाँ का जो एक है वो इसके सर पे जाएगा। ठीक है,
और यहाँ का जो है वो इसके सर पे आएगा। तो पेड़ पे लिखा हुआ ऑपोजिट डायरेक्शन में जाएगा और कहाँ जाएगा, सर पे जाएगा। पहले वाले को प्लस देना, दूसरे वाले को माइनस देना। तो यहाँ पे 1 है तो इसके सर पे +1 कर दो, यहाँ पे 1 है तो इसके सर पे -1 कर दो। देखो अब देखो mg के पेड़ पे 1 है और cl के पेड़ पे 2 है, तो पेड़ पे लिखा हुआ सर पे जाएगा तो, और ऑपोजिट जाएगा तो पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस। तो यहाँ 2 है तो इधर +2 कर दो, यहाँ 1 है तो इधर -1 कर दो। इसके पेड़ पे 1 है तो इसके सर पे -1, के पेड़ पे 3 है तो इसके सर पे +3। अब बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, देखिए इसके पेड़ पे 2 है तो इसके सर पे कितना हो जाएगा, -2। अब बच्चे क्या करते हैं कि बोलते सर इधर 4 है तो इधर +4 कर दो। नहीं, ऐसा नहीं, SO4 पूरा 1 होता है। SO4 पूरा 1 होता है, पूरा 1 होने का मतलब SO4 पूरा 1 है तो इसके पेड़ पे 1 है। अगर SO4 2 होते तो फिर ऐसा लिखते, तो SO4 पूरे को 1 मानते हैं। SO4 पूरे को क्या मानते हैं, 1 मानते हैं। अगर मैं यहाँ आपसे पूछ रहा हूँ कि SO4 के पेड़ पे कितना है, तो आपका जवाब 4 नहीं होना चाहिए, आपका जवाब 1 होना चाहिए। तो चूंकि पेड़ पे 1 है तो इसके सर पे कितना आ जाएगा, अब के सर पे आ जाएगा बेटा +1। ठीक है, आवेश बांट रहे हैं अभी तो। अब यहाँ पे देखो पेड़ पे 2 है तो इधर -2 आ जाएगा, पेड़ पे 3 है तो इधर क्या आ जाएगा, +3। क्लियर है कहानी। तो पेड़ पे लिखा हुआ सर पे जाएगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में आएगा, पहले वाले को प्लस देना है, दूसरे वाले को माइनस देना है। ठीक है, पेड़ पे लिखा हुआ सर पे जाता है, ऑपोजिट डायरेक्शन में आता है, पहले वाले को प्लस, दूसरे वाले को माइनस। ठीक है सर। अब कुछ नहीं, या तो कुल धन आवेश का परिमाण देख लो या फिर कुल ऋण आवेश का। पहले धन से बता देता हूँ फिर ऋण से बता दो। सोडियम कितने हैं, 1, और 1 पे कितना है, +1, कुल प्लस कितना है 1, तो आंसर हो गया 1। यहाँ पे mg कितना 1 और 1 पे कितना +2, तो कुल प्लस कितना हो गया 2। देखो al कितने 1 और 1 पे कितना +3, तो कुल प्लस कितना हो गया 3। अब यहाँ पे समझना, बच्चे गड़बड़ करते, देखिए सोडियम कितने हैं 2, 1 पे कितना +1, ये जो हमने लिखा है ना ये 1 पे लिखा है, तो 2 सोडियम में और 1 पे कितना है +1, तो 2 पे कितना होगा, +2 होगा ना, तो टोटल प्लस कितना है 2 है। देखो क्लियर है, यहाँ पे समझना। एल्यूमिनियम कितने हैं 2 और 1 पे कितना है 3, तो 2 पे कितना होगा, 2 पे कितना होगा 6 होगा। देखो पल्ले पड़ी कि ऊपर से गई, फिर से समझो, इनमें डाउट रहता है बच्चों को। सोडियम कितने हैं 2, 1 पे कितना है +1, तो 2 पे कितना होगा +2, टोटल प्लस देखना है ना, तो टोटल प्लस तो 2 आएगा ना। एल कितने हैं 2 और 1 पे कितना है 3, तो टोटल कितना होगा 6। क्लियर है कहानी। ठीक है, तो ये हो गया आपका लवण का संयोजी कारक। तो बहुत सारी चीजें हो गई है भाई, मैं आपको एक बार वापस से थोड़ा रिवाइज करा देता हूँ ताकि आप भटके ना। देखिए हमने नॉर्मलता स्टार्ट करी है, तो नॉर्मलता की पहले परिभाषा देखी, नॉर्मलता की परिभाषा क्या होती है। हो गया, नॉर्मलता की परिभाषा हमने देखी कि 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलय की ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या बोलते हैं, नॉर्मलता बोलते हैं। नॉर्मलता का जो सूत्र है वो है विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन। ग्राम तुल्यांकी क्या होते हैं ये हमने पढ़ा। तो ग्राम तुल्यांकी का सूत्र होता है भार बटे तुल्यांकी भार, और तुल्यांकी भार का सूत्र होता है अनुभार बटे संयोजी कारक। एक और सूत्र है ग्राम तुल्यांकी निकालने का, मोल गुणित संयोजी कारक। ये मेन बातें याद रखनी है आपको। फिर इसके बाद हमने संयोजी कारक पढ़ा भाई, कि संयोजी कारक कैसे निकालते हैं। तो धनायन और ऋणायन का अगर आपको संयोजी कारक चाहिए तो इन पे जो आवेश है उसका परिमाण ले लो, प्लस माइनस मत लो, केवल वैल्यू लो। तो ये हमने देख लिया। फिर हमने देखा अम्ल का संयोजी कारक, इसमें ये याद रखेंगे H3PO4 है तो ये जो है इसका संयोजी कारक 3 होता है। अगर H3PO3 है तो इसका संयोजी कारक 2 का, इंपॉर्टेंट है ना। फिर अगर हम बात करें क्षार का संयोजी कारक, ये क्षार का संयोजी कारक है, अम्लीयता के बराबर होता है, और अम्लीयता का मतलब होता है OH माइनस आयन की संख्या। फिर इसके बाद हमने समझा लवण का संयोजी कारक। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन लेंगे। चलिए कुछ क्वेश्चन लेंगे। क्वेश्चन पहला, H2SO4 का तुल्यांकी भार याद कीजिए। H2SO4 का तुल्यांकी भार याद कीजिए। तो H2SO4 का हमको तुल्यांकी भार निकालना है। सूत्र दिमाग में लाओ,
तो तुल्यांकी भार का सूत्र होता है अणु भार बटे में संयोजी कारक। तुल्यांकी भार का सूत्र क्या होता है? अणु भार बटे में संयोजी कारक। लिख दो। तो देखिएगा इसको सुन, तुल्यांकी भार बराबर अणु भार बटे में संयोजी कारक। तुल्यांकी भार बराबर H2SO4 का अणु भार जो है ये आएगा 98। ये कैसे आता है मैं आपको बता चुका हूँ। संयोजी कारक कितना हो गया भाई? 2 अभी बताया। तुल्यांकी भार कितना आ जाएगा? 49। ठीक। H2SO4 का तुल्यांकी भार कितना होता है? 49। अब यहाँ पे ये भी समझो कि अगर किसी का संयोजी कारक 1 हो जाए, अगर किसी का संयोजी कारक 1 हो जाए तो यहाँ पे 1 रखेंगे, E और M तो बराबर आ गए। यहाँ से एक बात क्या रखनी है कि भाई अगर किसी का संयोजी कारक 1 है तो उसका तुल्यांकी भार और अणु भार सेम आएगा। जैसे NaOH, HCl का तुल्यांकी भार और अणु भार सेम होगा क्योंकि संयोजी कारक 1 है। NaOH का संयोजी कारक भी 1 है तो उसका अणु भार और तुल्यांकी भार समान होगा। क्लियर है? तो ये तो हमने क्या सीखा भाई? तुल्यांकी भार कैसे निकालते हैं। सेकंड देखिएगा, 2 मोल NaOH में ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होगी? देखो 2 मोल NaOH में ग्राम तुल्यांकों की संख्या क्या होगी। अब हमें बताने हैं ग्राम तुल्यांकी। तो ग्राम तुल्यांक सूत्र से सब हो जाएगा, सूत्र लिखो, देखना सॉल्यूशन। तो ग्राम तुल्यांकी जो है का सूत्र आपको बताया मैंने। ग्राम तुल्यांकी बराबर क्या होगा बेटा? मोल गुणित संयोजी कारक। ठीक है, तो ग्राम तुल्यांकी बराबर मोल कितने दिए हैं? 2 और NaOH का संयोजी कारक 1, तो ग्राम तुल्यांकी कितने आ जाएंगे? 2। ठीक, NaOH के ग्राम तुल्यांकी कितने हो जाएंगे? 2। अब समझना, अगर मान लो मोल ना दिए होते हैं, भार दिया होता, मोल नहीं दिए होते, क्या दिया होता? भार। भार से क्या निकाल लेते? मोल। कैसे निकालते? मोल बराबर भार बटे अणुभार। यहाँ पे मोल दिए थे पर हो सकता है भाई मोल ना दे, क्या दे? भार दे। तो भार से क्या निकालना? मोल। भार को अणुभार से डिवाइड लगाना तो मोल आ जाएंगे। फिर मोल में संयोजी कारक का गुणा करोगे तो क्या मिल जाएगा? ग्राम तुल्यांक। क्लियर है कहानी? तो ये हमने तुल्यांकी भार निकालना सीख लिया, ग्राम तुल्यांकी निकालना सीख लिया। अब देखिए, अगर नॉर्मलता निकालने को आती है तो नॉर्मलता की गणना के लिए सूत्र क्या समझेगा? नॉर्मलता की गणना के लिए अगर नॉर्मलता फाइंड करने को आती है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करेंगे देखिएगा। तो नॉर्मलता का हम फॉर्मूला यूज करते हैं, एक तो बताया था, विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे में विलयन का आयतन लीटर में। तो नॉर्मलता का अगर सूत्र लिखना है तो देखो, पहले मोलरता का सूत्र लिख दो, WB बटे MB गुणित 1000 बटे में VML। ये मोलरता का सूत्र है, लास्ट लेक्चर में पढ़ा है। और इसमें गुणा कर दो संयोजी कारक का। देखिए, तो अगर नॉर्मलता निकालनी है तो हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं, नॉर्मलता बराबर मोलरता का सूत्र लिखो और उसमें संयोजी कारक का गुणा कर दो। यहां से मैं एक चीज ये भी लिख सकता हूं, नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। नॉर्मलता व मोलरता में संबंध। तो नॉर्मलता और मोलरता में संबंध ये होगा भाई कि जो नॉर्मलता है, नॉर्मलता बराबर होगी, देखो ये तो सूत्र मोलरता का हो गया, मोलरता गुणित संयोजी कारक। देखो, तो नॉर्मलता बराबर क्या होगी? मोलरता गुणित संयोजी कारक, ये याद रखिएगा।
और इसको शॉर्टकट में लिखते हैं, शॉर्टकट में लिखते हैं एन बराबर एम इंटू एन एफ। शॉर्टकट में लिखते लिखते हैं भाई एन बराबर एम इंटू एन एफ। तो अगर नॉर्मलता की गणना करनी है ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन अगर मोलरता दी है और नॉर्मलता पूछिए या फिर नॉर्मलता दी है और मोलरता पूछिए तो फिर ये संबंध लगा देंगे डायरेक्ट। ठीक है, आप क्वेश्चन लें तो आपको पल्ले पड़ेगी क्या चल रहा है। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। प्रश्न है 9.8 ग्राम H2SO4 250 ml विलियन 150 ml विलियन में उपस्थित है। विलियन की नॉर्मलता, विलियन की नॉर्मलता व मोलरता, विलियन की नॉर्मलता व मोलरता की गणना कीजिए। विलियन की नॉर्मलता व मोलरता की गणना करनी। तो बस सूत्र लगाओ और क्या। देखो भाई सॉल्यूशन देखना है ना। तो विलय का भार कितना हो जाएगा 9.8, और चूंकि H2SO4 है तो इसका अणुभार भी पता हमको, इसका अणुभार कितना हो जाएगा 98, और विलयन का आयतन कितना दिया है 250। तो नॉर्मलता का सूत्र लगा दो। तो नॉर्मलता बराबर हो जाएगा WB बटे MB गुणित 1000 बटे में PML गुणित संयोजी कारक। तो नॉर्मलता बराबर देखिए विलय का भार कितना है 9.8 बटे में अणु भार 98 गुणित 1000 बटे में 250 गुणित 2 क्यों लिखा कि H2SO4 का संयोजी कारक 2 होता है। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे, एक जीरो नीचे, 98 से 98 गया। फिर देखो होगा क्या कि भाई ये 2 जीरो से ये 2 जीरो गए। क्लियर है, ठीक है कहानी। तो नॉर्मलता बराबर ऊपर ये हो जाएगा आपका 20 हो जाएगा ना, 10 दूनी 20 बटे 25। तो 20 बटे 25 जो है इसको हल करो, ये हो जाएगा 5 चौक 20, 4 बटे 5। तो नॉर्मलता कितनी हो जाएगी 4 बटे 5 मतलब 0.8 नॉर्मल। देखो नॉर्मलता कितनी हो गई 0.8 नॉर्मल। क्लियर है, सिंपल सा। अब हमें मोलरता निकालनी है। अब मोलरता में कुछ बच्चे क्या करेंगे देखना, बड़ा सा सॉल्व करेंगे। मोलरता का सूत्र लिखेंगे WB बटे MB गुणित 1000 बटे VA में ये लिखेंगे। फिर मान रखेंगे कि मोलरता बराबर 9.8 बटे 98 गुणित 1000 बटे में 250। तो यहाँ से दशमलव हटाया, एक जीरो, 98 से 98 गया, ये 4 बार में जाएगा। तो मोलरता कितनी आ जाएगी, मोलरता आ जाएगी 4 बटे 10 मतलब 0.4 मोलर। लेकिन कुछ होशियार बच्चे संबंध यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, संबंध। अरे दादा जब नॉर्मलता आ गई है भाई तो मोलरता निकालनी है। अब तो नॉर्मलता 0.8 है और मोलरता निकालनी है, तो संयोजी कारक को नीचे ले जाओ। कर सकते हैं ना, देखो बता देता हूँ कैसे करेंगे। एन बराबर क्या होता है एम इंटू एन एफ। तो ये है और ये निकालनी है, तो एम बराबर क्या हो जाएगा एन बटे एन एफ। नॉर्मलता कितनी है 0.8, संयोजी कारक 2 तो कितना हो जाएगा 0.4। ठीक है, क्लियर है भाई। चले आगे, ये नॉर्मलता का प्रश्न था। अब लिखेंगे और क्वेश्चन।
2 मोलर H3PO4 की नॉर्मलता 2 मोलर H3PO4 की नॉर्मलता क्या होगी। 2 मोलर H3PO4 है और इसकी हमें क्या बतानी, नॉर्मलता। तो यहाँ पे मोलरता दी है और नॉर्मलता पूछी है। ये ध्यान रखना बेटा, अगर मोलरता दी है और नॉर्मलता पूछी तो संबंध यूज करो। नॉर्मलता बराबर मोलरता गुणी संयोजी कारक। नॉर्मलता मोलरता कितनी, 2, H3PO4 संयोजी कारक इसका 3 होता है। नॉर्मलता कितनी आएगी, 6 नॉर्मल। देख क्लियर है क्या, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये तो। ठीक है, तो ये जो नॉर्मलता है इसके प्रश्न हो गए। अब लास्ट में एक सारणी बनाएंगे, आप हेडिंग लाएंगे नॉर्मलता सारणी। नॉर्मलता सारणी, एक कॉलम में लिखेंगे नॉर्मलता, फिर अगले कॉलम में विलियन का नाम, विलियन का नाम, और इधर लिखेंगे संगठन, कंपोजिशन। तो नॉर्मलता n है, फिर n/2, n/10, मूलतः में भी ऐसा लिखा है n/100 और 2n। अब देखिए वहां पे मोलरता में मोलर मोलर लिखते हैं, यहाँ पे नॉर्मल नॉर्मल लिखेंगे। तो अगर n है तो विलियन का नाम क्या हो जाएगा, नॉर्मल, नॉर्मल विलियन। n/2 है तो इसको बोलेंगे सेमी नॉर्मल। n/10 है तो इसको क्या बोलेंगे, डेसी नॉर्मल। और n/100 है तो इसको बोलेंगे सेंटी नॉर्मल। तो क्या बोलेंगे भाई, बाई नॉर्मल। क्लियर है, संगठन का मतलब n के स्थान पे कितना रख दो, 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा 1 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। यहाँ क्या हो जाएगा, 0.5 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। हो जाएगा 0.1 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। यहाँ हो जाएगा 0.01 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। यहाँ हो जाएगा 2 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। तो यूज कैसे करेंगे, अगर बोल दिया डेसी नॉर्मल, तो डेसी नॉर्मल विलियन बोला है, मतलब जो नॉर्मल था वो n/10 है, या फिर 0.1 ग्राम तुल्यांकी प्रति लीटर। क्लियर है, याद रहेगा कहानी। तो ये हमने भाई जो नॉर्मल था इसको कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।